ये 26 में से 25 सीटें, क्योंकि एक सीट पर निर्विरोध जीत दर्ज कर चुके हैं। हमारे साथ सहयोगी जयती तो जुड़ ही चुकी है, लेकिन साथ ही साथ एसोसिएट एडिटर हमारे साथ पंकज सोनी जी हैं और साथ ही नरेश शर्मा जी भी हमारे साथ है, एसोसिएट एडिटर। बहुत स्वागत है आप दोनों का। नरेश जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए राज्य यहाँ पर 11 है, 93 अहम सीट है और ऐसे में कई राज्य ऐसे होंगे जिनमें आज वोटिंग के साथ ही वहां पर मतदान पूरी तरह से खत्म होगा। लेकिन शुरुआत गुजरात से ही कर लेते हैं। 25 अहम सीटें गुजरात की, जहां गांधीनगर इम्तिहान अमित शाह का, मतदान यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन आज की ये जो अहम तस्वीरें नजर आई, लेकिन इस बीच मनसुख मांडविया क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। भारत माता की सफलता, विकसित भारत और आम जनता की सुखाकारी और आम जनता के जीवन की सरलता नरेंद्र मोदी के शासन में सुनिश्चित हुई है। इसलिए मेरी कामना है कि 400 प्लस से फिर से एक बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बने। लेकिन लोकतंत्र का सबसे बड़ा फेस्टिवल है गुजरात में, आज सभी सीटों पर मतदान हो रहा है। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे और पोरबंदर की जनता से आज आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं पोरबंदर लोकसभा क्षेत्र और गुजरात की जनता को भारी मात्रा में मतदान करें, विकास के लिए मतदान करें, विकसित भारत के लिए मतदान करें, भाजपा को मतदान करें। પોરબંદર લોકસભા ક્ષેત્ર અને સમગ્ર ગુજરાતની જનતાને આજે લોકશાહીના महापर्व। राज्यसभा सदस्य भी हैं ये, पोरबंदर से प्रत्याशी हैं और इसलिए वोट की अपील भी ये आम जनता से करें। नरेश जी, उस वक्त आपसे सवाल किया था, जवाब। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि आज जहां भी तीसरे फेज में चुनाव हो रहे हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कम संख्या में वहां पे सीटों पे मुकाबले हैं, लेकिन बात आपने गुजरात की है जहां पे तमाम 25 सीटों पे मुकाबले हैं। और गुजरात का चुनाव किस अंदाज का है ये आपने अभी प्रधानमंत्री को देखा होगा। और ये बात सही है कि जब गुजरात में प्रधानमंत्री आते हैं और ख़ासकर अहमदाबाद या गांधीनगर में जाते हैं तो ये ठीक वैसे ही है। श्वेता, मैं उदाहरण दूं कि आप हमारे स्टार एंकर हैं, लेकिन जब आप अपने घर जाते हैं ना तो घर में जो भाई का लड़का, बुआ का लड़का, उन सबको दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, ठीक है वैसे अपने घर गए हैं। और जब घर जाते हैं तो अंदाज बदल जाता है। तो कोई दूसरा ये सोचे कि प्रधानमंत्री से कि नहीं, बिल्कुल देखिए लगाव होता है, अपनी मातृभूमि से लगाव होता है, अपने क्षेत्र से लगाव होता है, और उसी अंदाज में ही आए हैं। इसका असर भी पड़ता है, क्योंकि आप देखिए कि सुबह के 8 बजे के लगभग का ये समय है और सड़क पे दोनों तरफ जो लोगों की भीड़ है वो वहाँ मौजूद है प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। और आपने देखा कि चाहे ऑटोग्राफ की बात हो, चाहे अभी जयती ने बात की एक छोटे से बच्चे को उन्होंने जिस तरह से दुलारा था, उस तरह से प्यार किया था, ये एक तरह से संदेश देने की कोशिश है कि प्रधानमंत्री है, आम लोगों का है, जो उन्होंने कोशिश की है संदेश देने की। दूसरा है कि अपने क्षेत्र में आते हैं तो उनके लिए वो पद जो है जिस पे वो बैठे हैं वो कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, वो अपनों के बीच अपनों से ही रहते। खैर, लेकिन आज दिन में सबसे पहले उन्होंने वोट करके आज जो गुजरात की जो एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीति की धुरी घूमेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है और इस गढ़ को फिर से जीतना है। क्यों? क्योंकि केंद्र में भाजपा को सरकार अगर बनानी है तो इस गढ़ को भी मजबूत रखना होगा। और जहाँ तक अभी आपने 2 तस्वीरें दिखाई, 2 बातें की थी, अमित शाह की और मनसुख मांडविया की, तो दोनों ही जो है केंद्रीय मंत्री हालांकि हम अगर पूरे चुनाव की बात करें तो 7 केंद्रीय मंत्री है जिनकी साख है वो दाव पे है, 4 पूर्व मुख्यमंत्री भी है, लेकिन इनमें भी अगर सबसे महत्वपूर्ण अमित शाह, जो अभी हम तस्वीरों में भी देख पा रहे थे कि उन्होंने मुझे सामने से बताया कि और देखा, चित्र ड्राइंग देखा और कहा कि पेन दो, और उन्होंने ऑटोग्राफ दिया। कितने खुश हैं आप पीएम सर से मिलके? बहुत बहुत खुश हैं। देखिए श्वेता, इस बच्ची को हमने सुना, ये तो इनकी ज़िंदगी का यादगार कह सकते हैं पल होगा। इसको हमेशा संजोए रखेंगे कि जब ये प्रधानमंत्री की स्केच बनी हुई जो लेके गए थे और उस पर ऑटोग्राफ दिया था।
हर किसी व्यक्ति के लिए यादगार क्षण होता है जब प्रधानमंत्री अगर ऑटोग्राफ दे वहाँ चल के, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है। लेकिन बात अगर हम करें गांधीनगर से हम शुरू करते हैं, जहाँ पे अमित शाह मुकाबले में हैं, और ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री, क्योंकि हम कह रहे हैं कि 7 मंत्रियों की साख दांव पे है, चुनाव मैदान में है। लेकिन अगर हम अमित शाह की बात करें गांधीनगर से, और गांधीनगर अगर हम बात करें तो 30 सालों से करीब जो है ये सीट भाजपा के कब्जे में है। भाजपा का गढ़ कहा जाता है। 2019 में जो है अमित शाह पहली बार जब यहाँ से चुनाव लड़े थे तो 5 लाख से अधिक वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की थी। हालांकि ये अभी भी जो मुकाबला है ये हमें लगता नहीं कि ज़्यादा कोई चुनौती होगी, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने कोशिश की है महिला उम्मीदवार इनके सामने उतार कर कि कहीं एक मुकाबले को रखा जाए, एक चुनौती दी जाए। सोनल रमन भाई पटेल जो है वो इनके सामने मुकाबले में है, जो कि कह सकते हैं संगठन में इन्होंने काम किया है, क्योंकि चुनाव जो बड़ा। बिल्कुल नरेश जी, इस वक्त आपको रोकना चाहेंगे। बड़ी और अहम खबर आ रही है क्योंकि लगातार वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी, और ऐसे में हर एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सिंहासन ब्रेकिंग में देख लेते हैं कौन सी बड़ी खबर है। पश्चिम बंगाल की जंगीपुर में बीजेपी प्रत्याशी से झड़प हुई है, इस वक्त ये अहम खबर आ रही है। टीएमसी के कार्यकर्ता से बीजेपी प्रत्याशी की झड़प हुई, टीएमसी और बीजेपी के प्रत्याशी की झड़प हुई है टीएमसी कार्यकर्ता से, और ये अहम तस्वीरें भी आप देख सकते हैं वोटिंग के दौरान यहाँ पर किस तरह से झड़प हुई। पश्चिम बंगाल की यह अहम तस्वीर है जंगीपुर की, जहां टीएमसी के कार्यकर्ता से बीजेपी प्रत्याशी की झड़प हुई। झड़प की तस्वीरें हैं। यहां पर सुरक्षा के लिहाज से इंतजाम पुख्ता थे, लेकिन अचानक यहां पर झड़प हुई, किस वजह से हुई? बीजेपी प्रत्याशी धनंजय घोष है जंगीपुर से, जिनके साथ प्रत्याशी यहां से ये है, और टीएमसी कार्यकर्ता के साथ झड़प हुई। हालांकि देख सकते हैं आप कि किस तरह से सुरक्षा के लिहाज से पूरे इंतजाम यहां पर किए गए थे, और इसलिए इन्हें अलग किया गया। टीएमसी कार्यकर्ता के साथ क्यों झड़प हुई, क्यों यहां तक स्थिति बनी, जयती, ये बेहद अहम है। हालांकि वजह सामने नहीं आई। तब मैंने पूछा कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी, तो उन्होंने कहा अच्छा लगा। आपने पेंटिंग सोचा था कभी कि आपने पेंटिंग बनाया, और कभी लगा था कि मोदी जी आएंगे और आपको यहाँ पर साइन करेंगे, कभी सोचा था आपने? नहीं। तो कैसा लगा जब वो आए? आप कैसे वो देखे आपको? आप खड़े थे, कब से खड़े हैं आप? मैं 6:30 बजे से खड़े थे। और जब वो देखे कैसे आप ऊपर थे, क्या क्या किया, कैसे देखा आपको उन्होंने? मैंने ना जोश जोश से बोल रहा था और इसको पेंटिंग को ऊपर करके ऐसे पेन दिखा रहा था, तो उन्होंने आके साइन की। साइन किया उन्होंने। और क्या क्या बात किया आपने, क्या बोला? मैंने और कुछ बात नहीं की, खाली ऐसा ही कहा था कि आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। देश के बारे में कुछ बात नहीं किया कि? नहीं। उनको उन्होंने कुछ बोला आपके लिए? वो नहीं, उन्होंने खाली साइन कर दी। वो सब बोल कर रहे थे ना, इसलिए वो आगे गए। बिल्कुल। तो ये तो थोड़ा सा फट गया है, क्या करेंगे इसको? हमेशा रखेंगे ना आप तो इसको? अभी तो इसको फ्रेम बना देंगे। फ्रेम बना देंगे। बिल्कुल। ये देख रहे हैं कि पांड्या इनके पिताजी भी हैं। क्या कहेंगे? जिस तरह से जाहिर सी बात है कि हर किसी को मौका नहीं मिलता है कि जाने का, लेकिन बच्चे को मौका मिला और वह ऑटोग्राफ मिल गया बच्चे को। बहुत ही अच्छा लगा। बेटे को हर साल, पिछली बार भी आए थे, उसने भी पेंटिंग की थी, तब तो वो छोटा था, पर वो और पेंटिंग किया था, कुछ नेचुरल पेंटिंग की थी, पर उस टाइम नहीं मिल पाए थे। अभी इस बार भी कैसा हुआ कि आगे हम निशान स्कूल के पास ही खड़े थे, लेकिन सांप का नजर नहीं पड़ा, इसलिए वहां पे बहुत भीड़ थी तो भी नहीं हो पाया। फिर बीच में खड़े तो वहां पे भी नहीं आए, फिर अपने पुलिसकर्मी ने वो सहयोग दिया खूब, और आगे बच्चे को खड़ा किया। और बच्चे का उत्साह मोदी सर को मिलने का इतना है, और उनकी हमेशा तारीफ ही करते रहता है कि उन्होंने काम अच्छे किए, और बहुत ही यानी मोदी सर को एक बच्चे पे ध्यान गया तो हमारा तो उत्साह उतना रहेगा ही ना। बिल्कुल, क्योंकि 9 साल का बच्चा जो उसको ज्ञान नहीं, या तो कह सकते हैं क्या राजनीति होती है। जो तस्वीरें हैं और जिन्हें आप सुन रहे हैं, ये छोटे बच्चे और उनके अभिभावक हैं, और कहीं ना कहीं श्वेता, ये जो तस्वीर है इस बच्चे के मन मस्तिष्क पर मुझे लगता है जिंदगी भर रहने वाली है। हमारे साथ में हमारे खास मेहमान भी मौजूद हैं और लगातार हर तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी और हमारे साथ में सीनियर स्पेशल रिपोर्टर दिनेश डांगी जी जुड़ चुके हैं, उनसे भी सवाल करेंगे। लेकिन पंकज जी, सबसे पहले आप बताइए, क्योंकि गुजरात का भी जिक्र किया और जिस तरह से नरेश जी जानकारी दे रहे थे कि गुजरात की राजनीति में कहीं ना कहीं हाव भाव वाला जो चलन है वो साफ तौर पर आज सुबह से नजर आया। लेकिन आगे बढ़कर हम दूसरे राज्यों पर जाते हैं और मध्य प्रदेश की चलिए बात कर लेते हैं। जिन सीटों पर आज चुनाव वहां पर है, कुछ सीटें हॉट सीट्स हैं, बड़े चेहरे चुनावी मैदान में महारथी हैं। और अगर विदिशा की जिक्र करें या फिर गुना का जिक्र करें, विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिनका
पिछले कुछ महीनों में हमने इमोशनल एक रूप भी देखा, वो इस बार 20 साल के बाद विदिशा से चुनाव मैदान में। इस चुनाव को लेकर क्या कहेंगे इस सीट पर? देखिए, आज 93 सीटों पे चुनाव है, 10 राज्यों की 93 सीटें हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की सीटें हैं, 2-2 करके। तो ये उसमें मध्य प्रदेश जो है वो भाजपा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण राज्य है जी। क्योंकि पिछले चुनाव में भी यहाँ से भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था और अब बीजेपी की तरफ से पहली बार सांसद चुनाव में जो पूर्व मुख्यमंत्री है, जिनका एक अलग वहाँ पे अंदाज है, एक अलग जनाधार है, शिवराज सिंह चौहान, और दूसरा खेमा ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होते हैं। दोनों को अलग अलग सीट से, विदिशा से शिवराज चौहान और गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी ने उतारा। दोनों का अपना अलग अंदाज है और दोनों ही बेहद जनाधार वाले वहाँ नेता माने जाते हैं। और मजे की बात है कि दोनों को चुनाव लड़ने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। तो ये मानिए कि बीजेपी ने जो अपने स्थानीय शत्रप थे उनको इस लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश से मौका दिया है। तो कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि ये वो शत्रप है, इनको हमने साइडलाइन नहीं किया हुआ है। क्योंकि जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर बात हुई थी तो शिवराज चौहान का ये माना जा रहा था शायद इनको वापस मुख्यमंत्री कमान दी जाए, लेकिन ऐसा पार्टी ने किया नहीं। अब क्योंकि उनको केंद्र में लाने की तैयारी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने कर ली है, विदिशा से चुनाव लड़ेंगे। अगर जीतते हैं, और जहाँ तक संभावना है वो जो उनके पक्ष में कुछ माहौल वहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, अगर वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं केंद्र में उनको स्थान मिलेगा। यही क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से ही केंद्र की सरकार में। तो कुल मिला के देखें तो मध्य प्रदेश के इस चरण के बाद सारी सीटों पर चुनाव पूरे हो जाएंगे, लेकिन ये जो अहम जो नेता हैं इनका चुनाव है, इसलिए मध्य प्रदेश बीजेपी के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और इन दोनों नेताओं के लिए भी राजनीतिक जो इनका आगे का जीवन है उसको लेकर भी ये सीटें, ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण है। पंकज जी, आपने कहा मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं और बीजेपी के लिए, लेकिन दिनेश जी, कांग्रेस के लिहाज से बात करें तो इस बार के कैसे चुनाव? क्योंकि एक तरफा बीजेपी तो मान रही है कि जीत दर्ज कर रही है, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो राजगढ़ सीट भी है जहां से दिग्विजय सिंह है, लेकिन टक्कर वो भी कड़ी दे रहे हैं। ओवरऑल कांग्रेस का स्टैंड कितना मजबूत आपको लगता है इस चुनाव में? जी देखिए, पिछली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की केवल एकमात्र सीट छिंदवाड़ा आई थी, लेकिन इस बार कांग्रेस वहां करीब 3 से 4 सीटों पर अच्छी टक्कर दे रही है। राजगढ़ से दिग्विजय सिंह है, पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और सक्रिय सियासत, यानी चुनकर वो नहीं आते थे, राज्यसभा सांसद आते थे। जब 2 बार मुख्यमंत्री रहे थे तो वो सक्रिय सियासत से दूर थे और जिस तरह भारत जोड़ो यात्रा में पूरी तरह वो पैदल चले, वहाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। दिनेश, इस वक्त तस्वीरें भी क्योंकि साथ साथ है वो भी हम जरा बताते चले हमारे दर्शकों को। अमित शाह को आप देख पा रहे हैं, अहमदाबाद से लगातार तस्वीरें हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। अब तक वो लगातार मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से उन्होंने वोट कास्ट किया और उसके बाद कई अहम रंग भी नजर आए, कई अलग तस्वीरें भी देखने को मिली, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर जब अमित शाह यहाँ पर मौजूद है और माना जा रहा है कि वोट कास्ट करें। हालांकि अमित शाह के लिए कहा जा रहा था कि 9, सवा 9 बजे के करीब वो अपने बूथ पर जाएंगे, सपरिवार जाएंगे, वोट कास्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर भी ये बेहद अहम तस्वीर। बिल्कुल, तो तस्वीर है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जो इस बार भी चुनावी मैदान में है और गांधीनगर सीट जो लगातार भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। दिनेश जी हमें जानकारी दे रहे थे और कांग्रेस की स्थिति बता रहे थे, लेकिन दिनेश जी, जो तस्वीरें नजर आती है, भारतीय जनता पार्टी की जो स्ट्रैटेजी नजर आती है चुनावी प्रचार से लेकर के चुनाव वाले दिन तक, ये स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी क्या आने वाले चरणों में इसको निभाएगी? क्योंकि एक तो बड़ा चेहरा, साथ ही बड़े चेहरे के साथ में प्रत्याशी का भी होना, बाकायदा एक रोड शो की तरह हो गया, पैदल चलकर जाना और उसके बाद मतदान करना। अब करेंगे मतदान अमित शाह? दिनेश जी देखिए, गुजरात के अंदर कह सकते हैं कि कांग्रेस से ज़्यादा टक्कर में यहाँ पर नहीं दिख रही। वहाँ चर्चा इस बात की है कि बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते हैं उनका मार्जिन क्या रहेगा, अंतर कितना होगा जी। हालांकि सुरेंद्रनगर, आनंद, भरूच और बनासकाठा, इन 4 सीटों पर कांग्रेस अच्छी टक्कर यहाँ पर दे रही है। भरूच जो अहमद पटेल वहाँ से आते थे और वहाँ पर आप पार्टी के साथ गठबंधन किया है, गठबंधन को यहाँ पर सीट दिया है। और जिस तरह राजकोट के प्रत्याशी पुरुषोत्तम रूपाला ने बयान दिया, तो इन 2-3 सीटों पर कांग्रेस वहाँ पर अच्छी स्थिति में है। और कांग्रेस का दावा है कि लगातार 2 बार से उनका वहाँ पर स्कोर है, खाता नहीं खुल रहा, तो इस बार उनको उम्मीद है कि 1 या 2 सीट, इससे ज़्यादा उम्मीद यहाँ पर नहीं है, लेकिन 1 या 2 सीट, जिस तरह सुरेंद्रनगर है वहाँ बीजेपी के प्रत्याशी भारी है, तो स्थानीय फैक्टर है वो कांग्रेस के पक्ष में यहाँ पर काम कर रहे हैं। बनासकाठा से जो गनी बहन है अच्छी टक्कर देने की स्थिति में यहाँ पर है
और भरूच पर भी मुकाबला रोचक है। और आनंद सीट पर कांग्रेस पार्टी क्लेम कर रही है कि इस बार हम वहां से खाता यहाँ पर खोल सकते हैं। बिल्कुल, इस बीच अहम तस्वीर भी दिनेश जी देखते आते हैं, क्योंकि कई अहम चेहरे वीआईपी कैंडिडेट्स हैं। जैसा कि अभी नरेश जी जिक्र भी कर रहे थे कि कई पूर्व मुख्यमंत्रियों की भी साख दाव पर रहेगी। शिवराज सिंह चौहान को हम देख पा रहे थे, मध्य प्रदेश से विदिशा सीट से वो प्रत्याशी है, लगातार इस बार छठी बार है जब वो मैदान में है। सुषमा स्वराज भी इस सीट से सांसद रह चुकी हैं। बेहद है मुकाबला, और इसे लेकर नरेश जी कहते भी विदिशा सीट को लेकर कि यहाँ पर कांग्रेस क्योंकि कभी सेंधमारी कर नहीं पाई, और इस बार जो प्रत्याशी कांग्रेस से है वो भी 33 साल बाद है जब ये दोनों आमने सामने हुए हैं। और ऐसे में यहाँ पर जीत हार को लेकर नहीं, यहाँ के लोग ये कहते हैं कि इस बार तो अंतर हम 10 लाख तक पहुंचाएंगे। देखिए, जैसे आपने कहा, विदिशा एक ऐसी सीट है जिस पे दिग्गज चुनाव लड़े हैं। आपने सुषमा स्वराज को याद किया, मैं अटल जी को याद करता हूँ कि अटल जी भी यहाँ से चुनाव लड़े हुए हैं। और ख़ास बात यह कि जब शिवराज सिंह चौहान सीएम बने थे उससे पहले वो इसी सीट से सांसद भी रहे हैं। और यह कहा जाता है कि मामा का मुकाबला दादा से हो रहा है क्योंकि शिवराज सिंह को मामा कहते हैं वहाँ पे। हाँ। और जो कांग्रेस के उम्मीदवार है भानु प्रताप, उनको वो भी स्थानीय हैं, 2 बार सांसद रहे हैं, 1980 में, 1984 में, और राजीव गांधी के साथ उन्होंने राजनीति की है। उनको कांग्रेस ने मुकाबले में उतारा है। और यहाँ पे उनको लोग जो चूँकि काफ़ी पुराने हैं, 75 साल के करीब उनकी उम्र है, तो उनको दादा कहते हैं। तो यहाँ जो मुकाबला है दादा और कह सकते हैं मामा के बीच में है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से उनका मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल रहा है और जिस तरह से उन्होंने अपना प्रचार किया है, और बड़ी बात देखिए कि मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद जो पार्टी ने उनको निर्देश दिया कि अब आपको केंद्र की राजनीति में आना है, तो उन्होंने बिल्कुल उसको स्वीकार करते हुए आगे बढ़े और यहाँ लोकसभा के चुनावी मैदान में उतरे। और बिल्कुल इस तरह से अब शायद उन्होंने अपना वोट कास्ट किया होगा, और वो क्या कहते हैं शिवराज सिंह चौहान वो भी हम सुनेंगे श्वेता। लेकिन आज देखिए कि अभी जैसे मैंने कहा कि भले ही 93 सीटें की आपने बात की हो, सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं शिवराज सिंह चौहान। का प्रतीक, और इसलिए हर भाई बहन बेटे बेटी को वोट जरूर डालना चाहिए। आज मैंने भी मताधिकार का प्रयोग किया है। अब बुधनी छोड़कर आप मतलब मध्य प्रदेश छोड़कर दिल्ली जाने वाले, तो देश में ही मध्य प्रदेश है, पार्टी ने जो भूमिका दी है उसको निभाऊंगा। जो मतदान के उससे क्या लग रहा है इस बार माहौल? लोकतंत्र के प्रति विश्वास, निष्ठा और नरेंद्र मोदी जी के प्रति भक्ति का भाव। भाई साहब, विधानसभा चुनाव आप 1 लाख से ऊपर जीते, लोकसभा में कितना का टारगेट है? अब मैं कोई टारगेट वारगेट नहीं, मैं तो जनता का प्रेम प्राप्त कर रहा हूँ, आशीर्वाद प्राप्त कर रहा हूँ, बाकी जनता तय करेगी। ठीक है। और ये अहम तस्वीरें चलिए सुनते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई के साथ सहयोगी अभिषेक बात कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें बात करने के लिए सोमा मोदी साहब हैं, उनके बड़े भाई बात करने के लिए सोमा दामोदर दास मोदी, यानी उनके बड़े भाई। जाहिर सी बात है आज मिले, मैं देख रहा था वहां पे गेट पे आप गए, मिले, और सबसे पहले गेट पर आप ही खड़े थे और आपसे मुलाकात हुई। किस तरीके से फीलिंग आई सर? भाई भाई से मिलता है तो आनंद होता है, इसमें फीलिंग का कोई प्रकार तो होता नहीं है। बड़ा आनंद हुआ। उनको वोट देने था, उनकी पर्ची मेरे पास थी, उनका आई कार्ड मेरे पास था, वो सब उनको दिया। अच्छा, ये बहुत बड़ी जानकारी भी दे रहे हैं आपकी, यानी आई कार्ड जो उनका वोटिंग आई कार्ड और पर्ची वाला वो आपके पास ही रहता है? तो मेरे घर एक सेट हमारे पास रखता हूँ मैं, कभी जरूरत पड़ी तो मैं उनको पहुंचा देता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि जाहिर सी बात है वो घर जो एड्रेस है पूरा उनका वोटिंग का एड्रेस है वो आपका ही एड्रेस है, यानी यहीं पे रहा करते थे। तो थोड़ा उस दौरान की कुछ अगर यादें आप बता सकें, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हर कोई प्यार करता है, तो आप मैं समझ सकता हूँ बड़े भाई है तो प्यार तो है ही है, लेकिन क्या अलग बताएं, क्या था वो यादें, क्या रही? यादें तो क्या हुआ, देखें नरेंद्र भाई का शासन जो चलता है उसको सुशासन कह सकते हैं। लोगों की कोई कंप्लेन उनके शासन के बारे में नहीं है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में नहीं है, तो इससे आनंद होता है। 10 सालों में अगर हम 10 सालों की बात करें, 10 साल हो चुका है उनको देश का प्रधानमंत्री बने हुए, इन 10 सालों में क्या अच्छा लगा? जो भाई के नाते, जो वोटर के नाते, जो भारत के नागरिक के नाते आपको क्या काम अच्छा लगा उनका? किस तरीके से आप समझा सकें? पानी बचाने के लिए पूरे देश में उन्होंने मुहिम चलाई, कई डैम बनाए, लोगों की पानी की समस्या दूर हो जाए इसके लिए। और पानी मिलेगा तो कृषि का काम चलेगा, पानी मिलेगा तो
और भी कंस्ट्रक्शन दूसरा इंडस्ट्रीज का काम चलेगा। इस तरह से उनकी लक्ष्य जो है तो देश में पानी की कमी कभी न रहे, ये उनका लक्ष्य है। और इसके लिए उन्होंने एक योजना भी गुजरात में किया हुआ था जिसमें वो पानी की सब बाहर जाती थी, उसको केंद्रित किया, खेतों में दिया लोगों को। तो सहयोगी अभिषेक बात कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई सोमा दामोदर दास मोदी से, लेकिन बेहद अहम है जयती ये तस्वीरें भी देखिए, बड़े भाई हैं लेकिन मुलाकात भी जिस तरह से हुई, आशीर्वाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान लिया। और चलिए क्योंकि रिएक्शंस भी आ रहे हैं, शाहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उन्हें सुन लें। निकल रहा है तो मंत्री और उनके नेताओं के यहाँ कितना होगा, मशीन जल जा रही है, इतना नोट निकल रहा है। ये कांग्रेस पार्टी बहुत दिन से सत्ता में नहीं है लेकिन पैसे की बिल्कुल प्रतिक्रियाएं, रिएक्शंस आ रहे हैं। आज का दिन भी बेहद खास। और श्वेता, जिस तरह की तस्वीरें और अभी खास बातचीत सुनी हमने हर बार तस्वीरों के जरिए। और चलिए देखिए, अमित शाह आपकी तस्वीरें देख लेते हैं, वोटकास्ट वो अपना कर रहे हैं और सुबह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वो मौजूद थे रानीप में, जहां पर प्रधानमंत्री ने वोटकास्ट किया, वहां पर उनके साथ। और अब बारी अब उनकी खुद की है, वो वोटकास्ट कर रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं सिक्योरिटी के बीच में। हालांकि कुछ देर पहले की तस्वीरें आपने देखी थी, वो वहां पर उन लोगों के साथ मौजूद थे जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी मुलाकात की। और बाकायदा जब प्रधानमंत्री चलकर पोलिंग बूथ तक श्वेता जा रहे थे तो उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अमित शाह, जो उनके जोड़ीदार भी कहे जाते हैं, उनके सिपहसालार भी कहे जाते हैं और राजनीति के चाणक्य भारतीय जनता पार्टी के कहे जाते हैं, ये आज का दिन उनके लिए बेहद खास, क्योंकि अंतर कितना होगा सभी का ध्यान उस पर, जीत के मार्जिन पर। बिल्कुल। और गृह मंत्री अमित शाह अब वोटकास्ट करने के लिए पहुंचे। हालांकि सुबह से ही पहले वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रहे और इसी सेंटर में, जैसा कि पहले से ही तय था, वक्त भी गृह मंत्री, जिम्मेदारी अलग होती है, जिम्मेदारी सिर्फ अपनी सीट को लेकर नहीं, सिर्फ राज्य को लेकर ही नहीं, देश भर में बीजेपी को लेकर जिम्मेदारी एक तरह से कह सकते हैं। और इसी जिम्मेदारी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों ही निभा रहे हैं। और इसलिए हम देखते हैं रोजाना 3 से 4 सभाएं हर एक राज्य में अलग अलग देखने को भी मिलती हैं। ऐसे में आज जब खुद का इम्तिहान है, अमित शाह का खुद का इम्तिहान है, क्योंकि गांधीनगर से वो खुद प्रत्याशी हैं और अब वोट भी एक कास्ट कर रहे हैं। लेकिन दिनेश जी, अब अहम तो यह है कि ठीक है हम सिर्फ गुजरात के, लेकिन जो 93 सीटें हैं, ओवरऑल 93 सीटों को लेकर बात करें या फिर गुजरात, यहां पर भी जो तस्वीरें देखने को मिली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, अमित शाह की, गुजरात, ना सिर्फ गुजरात बाकी दूसरे राज्यों की भी 93 सीटों पर आपको क्या लगता है, क्या असर होगा? श्वेता जी, देखिए कि तीसरे फेज में जिन 93 सीटों पर मुकाबला हो रहा है, उसमें पिछले बार का अगर हम स्कोर की बात करें तो 71 सीटें बीजेपी के पास थी, केवल 4 सीटें कांग्रेस, 4 शिवसेना और 3 एनसीपी के पास थी। तो कांग्रेस के पास तो यहाँ खोने के लिए कुछ है नहीं। और भाजपा को मुकाबले में रहने के लिए अच्छा जो उनका 400 पार का नारा है, इसके लिए स्कोर मेंटेन करना होगा। लेकिन जिस तरह गुजरात में लगातार 2 बार से कांग्रेस की 0 आ रही है, लेकिन इस बार वहाँ कांग्रेस 3-4 सीटों पर अच्छी स्थिति में, और ये स्थिति मध्य प्रदेश में। कर्नाटका की हम बात करें तो और महाराष्ट्र, यहाँ सबसे बड़ा डैमेज है वो बीजेपी को रोकना होगा, क्योंकि जिन कर्नाटक की सीटों पर चुनाव हो रहा है वो सभी की सभी बीजेपी के पास थी। लेकिन खड़गे के दामाद भी चुनाव लड़ रहे हैं गुलबर्गा से, वो भी अच्छी टक्कर में उनकी सीट थी, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। और इनकी बात हम करें, उत्तर प्रदेश में 10 में से 8 सीटें बीजेपी के पास थी, छत्तीसगढ़ में 7 में से 6 सीटें बीजेपी के पास थी, और मध्य प्रदेश, बिहार और गुजरात, जिन तीनों राज्यों में मौजूदा सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, ये सभी पर बीजेपी का कब्जा था। और असम के अंदर 4 में से 3 सीटें एनडीए के पास थी। तो बीजेपी को ये स्कोर मेंटेन यहाँ पर करना होगा, क्योंकि चुनाव का आज आधा सफर पूरा हो जाएगा। 283 सीटों पर आज मतदान खत्म हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह टेनिस का एक सेट होता है, उसमें आप इतने सेट जीत लेते हैं तो जीत की ओर बढ़ जाते हैं। तो ये तीसरा फेज काफी अहम फेज है, और इस पर न कि इस चुनाव से, लास्ट 2 चुनाव से बीजेपी ने अच्छी बढ़त यहाँ पर रखी थी, लेकिन तीसरे चुनाव में कितनी एंटी इनकम्बेंसी काम करती है, कितना अंडर करंट है, साइलेंट वोटर का क्या मिजाज है, ये मतदान के बाद 4 जून को नतीजा आएंगे तब पता चलेगा। लेकिन काफ़ी अहम है, और बीजेपी को
इन 93 सीटों पर अपना स्कोर है पिछला वाला मेंटेन करना होगा। श्वेता, टेनिस में तो 3 सेट अगर जीत जाते हैं लगातार तो वो मुकाबला जीत जाता है। और जहां तक कंपैरिजन की बात की तो अगर हम गठबंधन के हिसाब से थोड़ा चले तो 93 सीटों की बात की, और जहां तक बीजेपी की सीट बताया, अगर हम एनडीए और इंडी गठबंधन, अभी इंडी गठबंधन चल रहा है, बात करें तो एनडीए के पास 93 में से 75 सीटें थी और इंडी गठबंधन के पास 11 सीटें थी। तो ये सही कहा है कि अभी जो इंडी गठबंधन है या कांग्रेस है, इनके साथ और भी पार्टियां अलग अलग राज्यों में जुड़ी हुई है, उनके पास अब खोने को कुछ नहीं है। अगर वो कहीं भी गेन करते हैं, 11 से आगे बढ़ते हैं, तो सीधा सीधा है कि एनडीए का माइनस। लेकिन नरेश जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो 2 चरण हुए, वोटिंग परसेंट कम था, तरह तरह की बातें हैं, दावे भले सबके अपने अपने हो रहे हो जीत को लेकर, लेकिन कहा जा रहा है कि ये तीसरा चरण है वो हवा का रुख तय करेगा बहुत हद तक। देखिए, अगर तीसरे चरण तक आने की अगर हम बात करें तो श्वेता, आप देखिए मुद्दे बदल गए हैं, चुनाव का रुख बदल गया है, चुनाव के मुद्दे बदल गए हैं। और एक सब चूंकि दावे अपने अपने करेंगे कि कांग्रेस कहेगी हमारे पक्ष में, भाजपा कहेगी नहीं हमारे पक्ष में, लेकिन हाँ ये सही है कि ये भाजपा के लिए भी चिंता की बात थी शुरुआती 2 चरणों में, जिस तरह से कम वोटिंग हुई थी, क्योंकि उनके कहा जाता है भाजपा का जो वोटर होता है वो जोश के साथ बाहर निकलता है, उत्साह के साथ बाहर निकलता है। तो अगर उत्साह वोटर्स में नहीं है तो ये माना जाता है कि भाजपा का वोट है वो थोड़ा कम हुआ है। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि अभी जैसे गुजरात की बात की थी, दिनेश ने बात की थी, कि वहाँ पे ये देखा जाएगा कि अंतर क्या है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि भले ही मतदान कम हुआ, लेकिन जहां भाजपा का गढ़ है, जहां भाजपा जीतती आई है, जो प्रमुख सीटें हैं वहां पे अंतर है वो कम हो सकता है, लेकिन एज जो है वो भाजपा का वहां पे रहने का दावा किया जा रहा है। लेकिन तीसरे चरण में जब हम आए हैं, जबकि गुजरात में चुनाव हो रहे हैं, 25 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि मुद्दे कहां से कहां पहुंचे थे। चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, जो मुद्दे पहले घोषणा पत्र से शुरू हुए थे, जो गारंटियों से शुरू हुए थे, वो आरक्षण में, वो हिंदू मुस्लिम, वो अलग अलग जो बातें, बिल्कुल उनके तुरंत जो मुद्दे हैं वो हर चरण में बदलते गए। और ये देखिए राजनीति का रंग ही ऐसा होता है श्वेता, जहां जिस तरह का, जहां जैसा देश वैसा भेष, जहां जिस तरह का मुकाबला, जहां जिस तरह के जो है वो कह सकते हैं कि राज्य है, जहां माहौल है, जैसा मूड है, वैसे ही नेता बात करते हैं। क्योंकि मकसद क्या है? मकसद है सत्ता हासिल करना, मकसद है जीत हासिल करना। और जीतने के लिए तो देखिए कि हर कोई कोशिश करता है। अभी आपने बात की थी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री की, अगर हम बात करें, जहां तक इनकी जो स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं मनसुख, तो इन्होंने अपना तरीका ही बदला था प्रचार का। ये अपने पूरे क्षेत्र में सिर्फ पैदल ही चले, इन्होंने कोई रोड शो नहीं किया, कोई बड़ी सभाएं नहीं की। कहा जाता है करीब 150-200 किलोमीटर तो पैदल चल चुके हैं। तो हर, जैसे मैंने कहा कि हर क्षेत्र का अपना एक मूड होता है, अपना अंदाज होता है, जैसा जनता को भाता है वैसे ही नेता करता चला जाता है। और यही इस लोकतंत्र की खूबी भी है। और ये अलग अलग चरण का देखिए, उसका फायदा भी ये होता है कि एक तो जो जहाँ नेता कह सकते हैं कि उनको जाने का फ़ायदा होता है, प्रचार करने का फ़ायदा होता है, उनकी अपनी रणनीति होती है। कहीं लगता है कि पहले चरण में या दूसरे चरण में हम कमज़ोर पड़ गए तो और ज़्यादा ताकत के साथ हम आगे चुनाव लड़े, तो ये हर राजनीतिक पार्टी की एक रणनीति होती है और उसी रणनीति के तहत है वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन आज का चुनाव, एक सही कहा कि आज के चुनाव का जो रुख है वो ये बता देगा कि सत्ता जो है वो किस तरफ जो है चल रही है, वो किस